हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने नर्वस सिस्टम को स्टार्ट किया हुआ था। उसके अंदर हम लोगों ने एम्ब्रियोलॉजी को जो है ना वो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग एनाटॉमी और आपके पास जो है ना वो फिजियोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसके अंदर इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे आपके जो नर्वस सिस्टम के सेल्स होते हैं वो कितनी तरह के हैं। फिर उसके बाद हर सेल का आपको नेम पता होना चाहिए और उसका फंक्शन पता होना चाहिए। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ जो चीज हमने पीछे पढ़ी हुई थी कि जो आपका नर्वस सिस्टम है इसके बेसिकली तीन कंपोनेंट होते हैं। कुछ बुक्स के अंदर उन्होंने दो भी मेंशन किया होता है। तो फर्स्ट वन इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेकंड वन इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इट इज मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। देन आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इट इज कंपोज्ड ऑफ क्रेनियल नर्व, कंसिस्ट ऑफ स्पाइनल नर्व। देन फिर इसी के अंदर आप लोगों का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ही आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है। बट कुछ बुक्स के अंदर उन्होंने अलहदा मेंशन किया होता है। तो अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि एक हमारा सिंथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और एक हमारा पैरा, जो आपके पास पैरा सिंथेटिक नर्वस सिस्टम आता है। ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो याद रखने। ये चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली थी, ठीक है। उसके बाद मैंने कल भी आप लोगों को ये डायग्राम बना के थोड़ा सा बताया था कि ये आपका सेरिब्रल कोर्टेक्स है। सेरिब्रल कोर्टेक्स के नीचे ये आपका मिड ब्रेन है, ठीक है। मिड ब्रेन के बाद ये जो फर्स्ट स्वेलिंग है ये पोन्स है और उसके बाद ये मेडल्ला है। और पोन्स और मेडल्ला की बैक साइड पे आपका ये क्या आता है, सेरिबेलम आता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो आपका ब्रेन होता है इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रल कोर्टेक्स एंड ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम मैंने क्या बताया था, आपका जो मिड ब्रेन है, आपका जो पोन्स है, आपका जो मिडल है, आपका जो सेरिबेलम है, इसको कलेक्टिवली हम लोग ब्रेन स्टेम बोलते होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज ब्रेन स्टेम तो आपने क्या बताना है, ब्रेन स्टेम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ मिड ब्रेन, पोन्स, मिडल एंड सेरिबेलम, आपको बताना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने एक और डायग्राम बनाई हुई है। सो दीज आर दी सेरिब्रल कोर्टेक्स। हमारे पास सेरिब्रल कोर्टेक्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फेयर होते हैं। और उसके नीचे ये वाला आपका क्या आता है, मिड ब्रेन आता है, ठीक है। उसके बाद ये पोन्स है, ये मेडल्ला है और दोनों की बैक साइड पे क्या पड़ा हुआ है, आपका सेरिबेलम है। अब यहाँ पे मैंने कुछ नर्व्स जो है ना वो निकाली हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी ब्रेन स्टेम से नर्व्स निकलती हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये नर्व है, फिर उसके बाद ये नर्व है। टोटल कितनी क्रेनियल नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स के कितने पेयर हैं, आप लोगों में से किसी को पता हो टोटल कितनी क्रेनियल नर्व्स आपकी ब्रेन स्टेम से, या टोटल अगर हम बात करें कि कितने पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, 12 होते हैं। तो इसको हम लोग क्रेनियल क्यों बोलते होते हैं, बेसिकली आपकी वो नर्व जो आपके क्रेनियम मतलब आपका जो सीएनएस के अंदर ब्रेन आता है, ठीक है, वहां से निकले, उसको हम लोग क्रेनियल नर्व्स बोलते होते हैं। फिर उसी तरह हमारे पास कुछ नर्व्स होती हैं जो स्पाइनल आपका जो कोड है, ठीक है, वहां से निकलती हैं, उसको हम लोग स्पाइनल नर्व बोलते होते हैं। तो स्पाइनल नर्व एंड आपके जो क्रेनियल नर्व्स हैं, ऑल दीज आर दी पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये आप लोगों ने याद रखने। ये चीज हमने कल भी डिस्कस कर ली थी बट अनफॉर्चुनेटली हमारी क्लास जो वो स्टॉप हो गई थी। तो ये चीजें मैंने कल भी बता दी थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जी। आपके पास जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर कितनी तरह के सेल्स होते हैं। सबसे पहले हर बच्चे को पता होना चाहिए नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू सेल्स। वन इज न्यूरॉन, ठीक है, सेकंड इज ग्लाइल सेल। न्यूरॉन के बाद जो ग्लाइल सेल्स हैं, ग्लाइल सेल का दूसरा नाम है नॉन न्यूरोनल ग्लाइल सेल, ठीक है। ये इसको क्यों बोलते हैं आगे मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी सेल्स, टू सेल। वन इज न्यूरॉन एंड सेकंड वन इज ग्लाइल सेल, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बारी बारी पहले पढ़ेंगे व्हाट इज न्यूरॉन, ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, फिर उसके बाद हम लोग इन ग्लाइल सेल्स के ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन की क्या डेफिनेशन कल पढ़ाई थी कि इट इज दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, इट ट्रांसमिट या इट जनरेट दी नर्व सिग्नल या नर्व इम्पल्स। ये आप लोगों ने इसका फंक्शन याद रखना है। तो इसकी जो डेफिनेशन क्या होगी न्यूरॉन की, तो इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। और इसका जो मेन काम होता है वो जनरेट करना या ट्रांसमिट करना होता है नर्व इम्पल्स को या नर्व सिग्नल को। यह आप लोगों को ने इसके अंदर चीज याद रखनी है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, अब ये जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा की है बुक्स के अंदर, इस तरह से आप लोगों को जो है ना वो डायग्राम मिलेगी न्यूरॉन की। दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के अंदर आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली आपके जो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के अंदर पार्ट्स आते हैं, क्योंकि न्यूरॉन के पार्ट्स के बारे में जो है ना वो आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसी से आपसे बाज दफा वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मतलब अगर मैं एनआरई की बात करूं
तो एनआरई के अंदर ये छोटी मोटी चीज वो लोग जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे मैं जो है ना वो हाईलाइट करता जाऊंगा, आपने मुझे बताना है ये क्या चीज है। सो दिस इज द फर्स्ट। आप मुझे बताओ कि ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है, इसको क्या बोलते होते हैं? जल्दी से आप लोगों ने बताते जाने, ताकि आप लोग भी पार्टिसिपेट करें और मैं भी फिर आप लोगों की जो करेक्शन वो करता जाऊंगा। तो देखो, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। तो इसकी फर्स्ट जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज डेंड्राइट। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? डेंड्राइट होता है। फिर उसके बाद ये जो मेरे पास गोल सी एक स्वेलिंग है, ठीक है, राउंड शेप के अंदर, इसको क्या बोलते होते हैं? इसको बोलते हैं सेल बॉडी। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड नंबर पे क्या आएगा? सेल बॉडी आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल बॉडी के अंदर आपको ये क्या चीज नजर आ रही है? जल्दी से बताएं, शाबाश। सेल बॉडी के अंदर क्या चीज है? दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये आपको बताना चाहिए। न्यूरॉन के अंदर भी न्यूक्लियस होता है, एंड दैट इज प्रेजेंट इन दिस सेल बॉडी, ये आपको बताना चाहिए। और इसी का दूसरा नाम होता है सोमा। सोमा भी सेल बॉडी को बोलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये जो आपका नेक्स्ट पोर्शन थर्ड नंबर पे है, इसको क्या बोलते होते हैं? जल्दी से बताएं, शाबाश। दिस इज द एक्सोन। ठीक है, ये आपका क्या है? एक्सोन है, ये आपको बताना चाहिए। फिर उसके बाद एक्सोन के अगर आप एंडिंग पे देखो तो ये आपको इस तरह फिंगर टाइप जो है ना वो मतलब प्रोजेक्शन नजर आ रही है, इसको बोलते होते हैं एक्सोन टर्मिनल। ठीक है, दिस इज दी एक्सोन टर्मिनल, ये आप लोगों ने इसके अंदर याद रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो न्यूरॉन है इसके कितने पार्ट्स हैं, हर बच्चे को एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। आपका फर्स्ट डेंड्राइड होता है, फिर सेल बॉडी होता है, फिर एक्सोन होते हैं, फिर आपका एक्सोन टर्मिनल होता है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंट फंक्शन भी बताता हूँ कि अगर आपको एग्जाम में एमसीक्यूज आए कि देखो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है। अब इस न्यूरॉन ने जो सिग्नल ट्रांसमिट किया है ना, वो आपके सेकंड न्यूरॉन के पास जाना है। तो मुझे आप लोग ये बताओ कि जो सेकंड न्यूरॉन होगा इसका कौन सा पार्ट होगा जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, जो इनपुट को रिसीव करेगा? वो कौन सा पार्ट होता है? डेट इज डेंड्राइट, ये आपको बताना चाहिए। फिर उसके बाद ये जो आपकी इंफॉर्मेशन है ये आपके सेल बॉडी के पास आएगी, न्यूक्लियस के पास आएगी। इसको जो है ना वो आपके न्यूक्लियस के अंदर जो है ना वो रीड किया जाएगा कि ये इंफॉर्मेशन कौन सी है। मतलब अगर ये इंफॉर्मेशन है जी आपका न्यूरो बनाओ, तो ये जो न्यूक्लियस है यहाँ से आपका न्यूरो मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, आपका वो प्रोसेस पूरा होगा। उसके बाद क्या होगा जी, ये जो आपकी सेल बॉडी है यहाँ से आपका जो सिग्नल है वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा आपके एक्सोन के थ्रू, ये आपने याद रखना है। तो एक्सोन क्या काम करते हैं? ये बेसिकली आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है ना, बेसिकली जो आपकी आउटपुट होती है उसको सेंड करते हैं। तो इनपुट आपकी आती है डेंड्रॉइड के पास, उस इनपुट का जो रिजल्ट होता है ना वो आउटपुट होगी, और वो आपका एक्सोन और एक्सोन टर्मिनल जो है ना वो आगे क्या करेंगे? शेयर करेंगे, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका पॉइंट है कि आपके जो डेंड्राइट्स होते हैं और आपकी जो सेल बॉडीज होती हैं, इनको आप लोग लैब के अंदर एक स्टेन यूज करके चेक कर सकते हो। उस स्टेन को बोलते हैं निसल स्टेन। देखो आप लोगों ने यहाँ पे ये नहीं याद रखना कि निसल स्टेन कैसे होता है, कैसे करना है, आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए कि बेसिकली जो डेंड्राइट और सेल बॉडीज हैं इनको आप देख सकते हो स्टेनिंग मेथड के थ्रू। उस स्टेनिंग मेथड को क्या बोलते हैं? निसल स्टेन बोलते हैं। अच्छा, अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ये जो निसल स्टेन है ये सेल बॉडी और आपका जो डेंड्राइड है इसको कैसे जो है ना वो मतलब स्टेन करेगा? तो बेसिकली आपका ये जो डेंड्राइड है, आपका ये जो सेल बॉडी है, दे कंसिस्ट ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपने प्लीज याद रखना है कि आपके जो सेल बॉडीज हैं, आपके जो डेंड्राइड्स हैं, दे कंसिस्ट ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, निसल स्टेन उसको बेसिकली जो है ना वो पिक करता होता है। अब एग्जाम में एमसीक्यूज आता है कि आप सेल बॉडी और चलो जी डेंड्राइड को तो कर लेते हो बट एक्सोन को क्यों नहीं कर सकते? तो इसकी क्या रीजन है? बेसिकली आपका जो एक्सोन होता है ना इसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, ये आपने याद रखना है। डेट्स वाई हम इसको जो है ना वो निसल स्टेनिंग के ऊपर यूज नहीं कर सकते, ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि आपके जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं ना, देखो न्यूरॉन सेल है, इट इज अ टाइप ऑफ सेल। ये वो सेल होता है जो कभी भी डिवाइड नहीं होता और ना ही कभी ये रिपेयर होता है। अगर आपके न्यूरॉन या आपके सेल की एक दफा डेथ हो जाए, आप उसको दोबारा रीजनरेट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई न्यूरॉन्स आर आल्सो कॉल्ड परमानेंट सेल, दे डोंट हैव एबिलिटी टू डिवाइड। ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो याद रखने, ये आपको बताना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज न्यूरॉन, आपने क्या बताना है? दीज आर द परमानेंट सेल ऑफ नर्वस सिस्टम, these are the structural and functional unit of nervous system, their function is to
ट्रांसमिट और जनरेट द सिग्नल या नर्व इम्पल्स। फिर उसके बाद व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूरॉन, आपने क्या याद रखना है, इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंपोज ऑफ डेंड्रॉइड, सेल बॉडी, एक्सोन एंड एक्सोन टर्मिनल। फिर अगर पूछा जाए कौन सा पार्ट निसल स्टेनिंग पे होता है, वो आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद ये पता होना चाहिए कौन सा इनपुट पार्ट है, कौन सा आपका आउटपुट वाला पार्ट है। तो यहां तक सब लोगों को क्लियर है? जल्दी से बताइए, शाबाश। ये फर्स्ट स्लाइड जो आपको शो हो रही है, इसके ऊपर जो भी चीज लिखी है वो क्लियर है, जस्ट ग्लाइल सेल को छोड़ के। ये आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड जो आप लोगों को। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नोट्स खुद प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। मैं नोट्स इस तरह बना के आप लोगों के साथ शेयर किया करूंगा, और वो नोट्स पूरे नहीं होंगे, मीन के आप लोगों के साथ जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो लिखे होंगे, और उनको आप लोगों ने लेक्चर के बाद खुद भी रिवाइज करने हैं। देखो ना, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने स्ट्रक्चर एक तरह से आपके सामने शो किया, तो मैंने उसको मेंशन नहीं किया। और इसी तरह आप लोगों ने भी जब अपने नोट्स बनाए तो मेक श्योर करना है कि जब आप चीजें बनाओ तो एटलीस्ट आप कुछ चीजें वो रहने दिया करो जो बाद में रिपीट करो तो आप मेंशन करते रहो, तो वो आपको पक्की तरह जो है ना वो याद हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अब देखो, जो आपके न्यूरॉन्स की टाइप्स है ना, उसमें हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन आता है, हमारे पास मोटर न्यूरॉन आता है, और हमारे पास इंटर न्यूरॉन या कनेक्टिंग न्यूरॉन होते हैं। तो तीन तरह के न्यूरॉन हर बच्चे को पता होना चाहिए। फर्स्ट वन इज सेंसरी न्यूरॉन, सेकंड वन मोटर न्यूरॉन, एंड थर्ड वन इज इंटर न्यूरॉन, या इसको कनेक्टिंग न्यूरॉन भी बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज सेंसरी न्यूरॉन। अच्छा, अब इसको पढ़ने के लिए देखो, अभी मैं जिस सीक्वेंस के साथ आपको करवाऊंगा, आप लोगों ने उसी सीक्वेंस को फॉलो करने हैं, ठीक है। अभी देखो, अभी हमारा स्टार्ट है। अभी यहाँ पे मैं कुछ टर्म ऐसे यूज करूंगा जिनको अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, दे विल बी स्टडीड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, बट यहाँ पे आप लोगों ने एटलीस्ट उनके नेम्स को याद रखने। तो ये मेरे पास जो स्टार है, दिस इज द हॉट ऑब्जेक्ट, ये कोई चीज है जो गर्म है, ठीक है। आपने इस चीज को टच किया है, मुझे आप लोगों ने बताना है, जब आप किसी भी गर्म चीज को टच करते हो तो आपका हाथ पीछे होता है या नहीं होता, यस और नो। आपका हाथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। अब हमने बेसिकली इस रिस्पॉन्स को पढ़ना है कि यार ये कैसे होता है। तो देखो, आपने इस हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, यहाँ से आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो किसने ली, वो आपके सेंसरी न्यूरॉन ने पकड़ी है। ये आपका सेंसरी न्यूरॉन कहाँ से, मतलब जो इंफॉर्मेशन थी वो लेके जाएगा स्पाइनल कोड के पास। एससी का मतलब स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड से इंफॉर्मेशन जाएगी आपके थैलमस के पास, थैलमस से आपकी इंफॉर्मेशन जाएगी आपके सेरिब्रल कोर्टेक्स के पास। तो ये जो इंफॉर्मेशन आपकी पेरिफ्री से आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जा रही है, जो न्यूरॉन इस इंफॉर्मेशन को लेके जा रहे हैं, सेंस करके लेके जा रहे हैं, दे आर कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन। और ये आपके ब्रेन की तरफ जा रहे हैं, टुवर्ड द ब्रेन जा रहे हैं, दे आर कॉल्ड एफरेंट न्यूरॉन या असेंडिंग न्यूरॉन। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो व्हाट इज सेंसरी, व्हाट इज एफरेंट, व्हाट इज असेंडिंग, ऑल दीज आर द सेम टर्म्स, कि वो न्यूरॉन जो आपकी इंफॉर्मेशन को पेरिफ्री से लेके ब्रेन की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब आपने किसी गर्म चीज को पकड़ा है तो जहरी बात आप अपना हाथ पीछे करोगे। अब हाथ पीछे कैसे करोगे, जहरी बात है आपके हाथ के मसल्स हैं वो काम करेंगे, आपके हाथ को पीछे पुल करेंगे। अब उन मसल्स को कौन इनर्वेट करते हैं, मोटर न्यूरॉन करते हैं। अब वो मोटर न्यूरॉन कहाँ से आएंगे, वो आपके सेरिब्रल कोर्टेक्स से आएंगे। तो यहाँ से मोटर न्यूरॉन निकलेंगे, दे विल गो टुवर्ड द स्पाइनल कोड, और स्पाइनल कोड का जो इंटीरियर हॉर्न है, ठीक है, वहां पे आपकी मोटर न्यूरॉन्स पड़े होते हैं। वहां से फिर आपके न्यूरॉन्स निकलेंगे और आपके इफेक्टर साइट, मतलब आपके हैंड की तरफ आएंगे। जो आपका मतलब हैंड किसी गर्म ऑब्जेक्ट को पकड़ा हुआ है, ये जो भी आपकी इफेक्टर साइट है, वहां पे आके ये न्यूरॉन्स उन मसल को इनर्वेट करेंगे। उससे क्या होगा, आप पीछे हो जाएगा। अब इन न्यूरॉन्स को क्या बोलते होते हैं, जो आपके ब्रेन से स्टार्ट हुए और जिन्होंने स्पाइनल कोड तक आए, स्पाइनल कोड के बाद टुवर्ड दी पेरिफेरी गए, तो वो मोटर न्यूरॉन होते हैं। और इन्हीं को इफरेंट बोलते होते हैं। दीज आर दे आर गोइंग अवे फ्रॉम दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इन्हीं को डिसेंडिंग बोलते होते हैं, कि ये चीज ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। जो चीज आपकी नीचे से ऊपर की तरफ जाए उसको असेंडिंग बोलते हैं, जो चीज ऊपर से नीचे की तरफ आए उसको डिसेंडिंग बोलते होते हैं। अच्छा, ये तो हो गया सेंसरी और मोटर। अब हम बात करते हैं व्हाट इज कनेक्टिंग न्यूरॉन। कनेक्टिंग न्यूरॉन क्या होता है, देखो, ये मेरे पास एक न्यूरॉन है और ये मेरे पास दूसरा न्यूरॉन है। इन दोनों न्यूरॉन्स को आपस में एक और न्यूरॉन जोड़े, जिसको बोलते होते हैं इंटर न्यूरॉन
न्यूरॉन या कनेक्टिंग न्यूरॉन। तो जो आपका इंटर न्यूरॉन या कनेक्टिंग न्यूरॉन होता है ना, ये बेसिकली दो न्यूरॉन्स को आपस में जोड़ता होता है। इसने इंफॉर्मेशन को एक से पकड़ के दूसरे तक पहुंचानी और उनको आपस में कनेक्ट करना होता है। सो ये बेसिकली आपके पास टाइप्स ऑफ न्यूरॉन हर बच्चे को पता होने चाहिए। तो जल्दी से बताएं शाबाश, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन क्लियर है सबको? व्हाट इज सेंसरी, एफरेंट, असेंडिंग, ठीक है। उसके बाद मोटर, इफरेंट, डिसेंडिंग, ये सारी टर्म्स आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद ना एक और अक्सर बुक्स के अंदर उन्होंने जो ना वो टर्म लिखी होती है, जो मैंने यहाँ पे बताया कनेक्टिंग की जगह पे इंटर न्यूरॉन। तो इसको आप लोगों ने नहीं कंफ्यूज होना कि पता नहीं इंटर न्यूरॉन क्या है या कनेक्टिंग क्या है, दोनों सेम ही टर्म्स है, ठीक है। इनको आप एक्सचेंज कर सकते हो, ये आप लोगों ने याद रखने। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज पढ़ाई हुई है कि आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ग्लाइल सेल्स हैं, ये कहाँ से जो है ना वो ओरिजिनेट होते हैं, ये कहाँ से डेवलप होते हैं। तो मैंने आप लोगों को पीछे पढ़ाया था, ये आपके न्यूरो एक्टोडर्म से होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमने पढ़ा था माइक्रोग्लाइल सेल, ये आपके मेसोडर्म से बनते हैं, ये हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है। फिर इसी तरह हम लोगों ने पढ़ा था कि आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसके भी ग्लाइल सेल होते हैं, लेकिन वो कहाँ से बनते हैं? वो आपके न्यूरल क्रस्ट सेल से बनते हैं। ये प्लीज आप लोगों ने याद रखने कि जो सीएनएस के ग्लाइल सेल होते हैं वो न्यूरो एक्टोडर्म से बनते हैं। जो आपका माइक्रोग्लाया है वो आपका मेसोडर्म से बनता है। बट आपके जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ग्लाइल सेल्स हैं वो किस चीज से बनेंगे, वो आप लोगों ने याद रखने, वो आपके न्यूरल क्रस्ट सेल से बनते होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट मैं पीछे थोड़ा सा इस डायग्राम को करूंगा। अब आप लोगों ने ये डायग्राम को थोड़ा सा दोबारा देखना है। देखो, ये जो एक्सोन होता है ना, बेसिकली एक्सोन के ऊपर एक इंसुलेशन जो है ना वो शीट होती है। आप लोगों ने देखा होगा जो वायर्स होती हैं, वायर्स को कवर किया होता है एक बेसिकली इंसुलेशन शीट के साथ, ठीक है। सेम इसी तरह हमारे जो एक्सोन्स होते हैं ना, एक्सोन्स को रैप किया होता है किसके अंदर? बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा माइलिन शीट होती है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या माइलिन शीट है? माइलिन शीट क्या होता है? बेसिकली इट इज दी लेयर ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। ये लिपिड और प्रोटीन की लेयर होती है जो आपके एक्सोन को रैप करती है। और इसका मेन मकसद क्या होता है? इसका मेन मकसद होता है कि आपके जो न्यूरॉन के अंदर कंडक्शन होती है ना, कंडक्शन वेलोसिटी होती है, ठीक है, उसको तेज करना, एक सिग्नल को ट्रांसमिट जल्दी करना, ये आप लोगों ने याद रखने। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बाज दफा जब आप एक्सोन को देखते हो ना, तो आपको एक्सोन के अंदर जिस तरह मैंने यहाँ पे दरमियान में ये एरिया पे आपकी माइलिन शीट नहीं है। फिर इसी तरह आप जस्ट मुझे इसको थोड़ा रेस करने दें। देखिए, ये आपका एरिया, यहाँ पे माइलिन शीट है, फिर उसके बाद ये न्यूरॉन है, यहाँ पे माइलिन शीट है, फिर उसके बाद माइलिन शीट है। तो बेसिकली होता क्या है कि दरमियान में कुछ ऐसी स्पेस होती है जहाँ पे माइलिन शीट की कवरिंग नहीं होती। उसको क्या बोलते होते हैं? आप लोगों में से किसी को पता हो उस एरिया को क्या बोलते हैं जहाँ पे आपके पास जो है ना वो एक तरह से माइलिन शीट की मतलब ज्यादा कवरिंग नहीं होती? उसको बोलते होते हैं नोड्स ऑफ रेनवीर, ठीक है। नोड्स ऑफ रेनवीर, NODES, नोड्स ऑफ रेनवीर। ये बेसिकली वो स्पेस होती है, आप ये समझ लो कि एक शीट, ये आपके पास एक बंडल है और दूसरा ये बंडल है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान ये जो स्पेस है ना, जहाँ पे एक्सोन शीट नहीं होगी, सॉरी माइलिन शीट नहीं होगी, उसको नोड ऑफ रेनवीर बोलते होते हैं। अब एग्जाम में MCQs आते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बेसिकली ये जो आपका यहाँ पे स्पेशली जो नोड ऑफ रेनवीर होते हैं ना, नोड ऑफ रेनवीर के ऊपर जो है ना वो यहाँ पे बहुत ज्यादा सोडियम चैनल पड़े होते हैं। तो ये जो सोडियम चैनल्स होते हैं ना, ये आपकी जो कंडक्शन वेलोसिटी होती है ना उसको इंक्रीज करते होते हैं। तो ये बस आप लोगों ने MCQs याद रखने हैं कि न्यूरॉन के अंदर कौन सा वो पार्ट है जहाँ पे सोडियम चैनल बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के अंदर होते हैं। तो वो आपका कौन सा पार्ट होगा? नोड ऑफ रेनवीर, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आप बताएं जी वो कौन सी कंडक्शन वेलोसिटी की टाइप है जिसके थ्रू आपके न्यूरॉन के अंदर सोडियम अंदर आएगा, सोडियम अंदर आएगा तो क्या बनेगा? एक्शन पोटेंशियल बनेगा, ठीक है। उसको बोलते होते हैं सैलिटेटरी कंडक्शन। ये इंशाल्लाह मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा। जस्ट यहाँ पे याद रखें कि व्हाट इज सैलिटेटरी कंडक्शन। बेसिकली न्यूरॉन के अंदर सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए एक कंडक्शन पाथवे है जिसको बोलते होते हैं सैलिटेटरी कंडक्शन, ठीक है। ये आपने याद रखने। तो बस इतना आप लोगों ने इसमें जो है ना वो पॉइंट क्लियर करने। तो ये बेसिकली आप लोगों का था थोड़ा सा न्यूरॉन्स के बारे में। अब हम इंशाल्लाह यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइल सेल्स आते हैं। अच्छा, अब ग्लाइल सेल बार बार मैं एक ही टर्म यूज कर रहा हूँ, ग्लाइल सेल, ग्लाइल सेल। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि भाई ग्लाइल सेल होता क्या है, ठीक है। जिस तरह हमने पढ़ा ना, न्यूरॉन, न्यूरॉन का एक सेल है,
जो आपके ब्रेन के अंदर सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं या जनरेट करते हैं। सेम उसी तरह हमारा जो ग्लाइल सेल है, आपने पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि जो आपके ग्लाइल सेल्स होते हैं ना, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सपोर्टिव सेल्स होते हैं। इनका काम होता है न्यूरॉन्स को सपोर्ट करना। मतलब लेट्स सपोज ये मेरे पास एक न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन की साइड पे यहाँ पे क्या पड़े होंगे, आपके ग्लाइल सेल पड़े होंगे, ठीक है। अब डेट्स वाई, क्योंकि ये आपके न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं, बट ये रियल में न्यूरॉन की तरह काम नहीं करते, ये कोई सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं करते, ठीक है। इनका काम होता है सपोर्ट करना। दे आर दी सपोर्ट सेल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। डेट्स को हम लोग नॉन न्यूरोनल सेल बोलते होते हैं, क्योंकि न्यूरॉन तो वो होगा ना जो आपका ट्रांसमिट करेगा सिग्नल, न्यूरो बनाएगा, तो ये तो उसकी तरह काम नहीं करते, बट दे आर सपोर्टिंग द न्यूरॉन्स, तो डेट्स इसको नॉन न्यूरोनल सेल बोलते होते हैं। ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहला जो आपके ग्लाइल सेल, देखो आप लोगों ने याद रखना है कि ग्लाइल सेल के अंदर मल्टीपल सेल्स आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आप इस तरह याद रख लो कि यार ये कंपनी है, ठीक है, ये ग्लाइल सेल के एक कंपनी है, इस कंपनी के अंदर मल्टीपल वर्कर्स है। वो जो ये कंपनी का नाम है ग्लाइल सेल, ठीक है, इस कंपनी के अंदर मल्टीपल वर्कर्स है जो इस कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं। और वो फर्स्ट नंबर पे जो हमारे पास सेल आता है वो एस्ट्रोसाइट है, ठीक है। अब एस्ट्रोसाइट का सबसे पहला काम जो हर बच्चे को पता होना चाहिए वो ये है कि ये आपके ओनली एंड ओनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं, आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कोड के अंदर। एस्ट्रोसाइट आर ओनली फाउंड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आएगा। अच्छा जी, उसके बाद ये जो आपके एस्ट्रोसाइट है, ये आपका ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर जो है ना वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब इसको हर बच्चे ने ध्यान से सुनना है, ठीक है, और कोशिश करनी है कि पहली दफा जो चीज बताई जाए उसी को अच्छे से आप लोग सुने। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले व्हाट इज ब्लड ब्रेन बैरियर, ये क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है। तो देखो लेट्स सपोज ये आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है, दिस इज द ब्लड वेसल, और ये आपका न्यूरॉन है, दिस इज द न्यूरॉन, ठीक है। उसके दरमियान आप देखो ये ब्लड है और ये आपके ब्रेन के अंदर न्यूरॉन है, और इसके दरमियान ये मैंने एक क्या बनाया हुआ, बैरियर बनाया हुआ है, ठीक है। बेसिकली इसको बोलते होते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ये जो आपके एस्ट्रोसाइट होते हैं ना, ये बेसिकली इस बैरियर को बनाते होते हैं। डेट्स वाई हम लोग इसको बोलते हैं दे आर द पार्ट ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। ये आपने याद रखना है। और इसका मेन फंक्शन क्या है वो हम आगे पढ़ते हैं कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर करते क्या है। तो सिंपल याद रखो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो ब्रेन, मतलब जो आपकी ब्लड वेसल है और जो आपके न्यूरॉन्स हैं उनके दरमियान एक बैरियर होता है, उस बैरियर को बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इस बैरियर का मेन फंक्शन ये है कि बेसिकली आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल जो आपके न्यूरॉन्स के लिए टॉक्सिक है उसको नहीं जाने देना। इसका काम होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को अलाउ करना। फिर इसका काम होता है आपके जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, आपके जो विटामिन हैं, आपको जो वाटर है, क्लोराइड है, सोडियम है, उनको अलाउ करना, ताकि आपके न्यूरॉन्स के पास जाए और आपके न्यूरॉन्स की नरिशमेंट हो। बट सिंपल ये याद रखो कि ब्लड ब्रेन बैरियर आपका स्पेशली जो आपके पास टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो आपके ब्लड से क्रॉस करके इस न्यूरॉन की तरफ नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि दरमियान में ये बैरियर होता है। ये आप लोगों ने बस याद रखने। अब ये हमारा आगे एक सेपरेट टॉपिक है, व्हाट इज ब्लड ब्रेन बैरियर। लेकिन जस्ट मैं यहाँ पे इसको ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि हम लोग एस्ट्रोसाइट को पढ़ रहे हैं। तो आप लोग सिंपल याद रखो कि दरमियान में ये जो बैरियर आते हैं ना, ये बैरियर आपका एस्ट्रोसाइट भी बनाते हैं, बस इतना पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आपका जो ब्लड ब्रेन बैरियर है किस चीज से बना होता है, क्योंकि हमने ये तो पढ़ लिया ना, ये एक बैरियर के तौर पे काम करेगा। अब ये बैरियर किस चीज का है, तो देखो ये आपके पास क्या है, ब्लड वेसल है, ठीक है, दिस इज दी ब्लड वेसल। अब हर ब्लड वेसल के अंदर क्या होते हैं, एंडोथेलियल सेल होते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे क्या होगा, एंडोथेलियल सेल होंगे। अच्छा, अब एक एंडोथेलियल सेल और दूसरे एंडोथेलियल सेल के दरमियान ये आपके पास क्या है, टाइट जंक्शन है। इन जंक्शंस का काम होता है किसी भी लार्ज मॉलिक्यूल को क्रॉस नहीं होने देना, किसी भी कह लो कि हैवी या जो आपके पास न्यूरॉन के लिए टॉक्सिक चीज है उसको ये अलाउ नहीं करेंगे। सेकंड नंबर पे आप देखेंगे कि ये थर्ड नंबर पे ये वाली लेयर आती है, ठीक है, जो आपकी बेसिकली एंडोथेलियल सेल के नीचे पड़ी हुई है, इसको बोलते हैं बेसल लेमिना। और ये लेयर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे आप देखेंगे ये बेसिकली छोटी छोटी रेड रेड स्ट्रक्चर्स, इनको बोलते हैं पेरिसाइट। ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद ये आपका पड़ा हुआ है एस्ट्रोसाइट। ये एस्ट्रोसाइट की क्या है, सेल बॉडी है। इसकी सेल बॉडी से इस तरह फिंगर लाइक जो है ना वो प्रोजेक्शंस निकल के आपके जो बेसल लेमिना उसकी तरफ जा रही है। बेसिकली इन प्रोजेक्शंस को बोलते होते हैं फुट प्रोसेसेस।
अच्छा यार, जस्ट वही मसला, थोड़ा नेट का इशू आ गया था। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप लोगों ने मुझे बताना है जो चीज मैं आप लोगों से पूछूं। सबसे पहले हर बच्चे को क्लियर है कि एंडोथेलियल सेल कहाँ पे होते हैं, टाइट जंक्शन कहाँ पे होता है, पेरिसाइट कहाँ पे होते हैं, और उसके बाद फूड प्रोसेसेस, ये सब लोगों को क्लियर है? जल्दी से बताएं, शाबाश। मैंने यहाँ पे आप लोगों को अभी जस्ट मैं ये बता रहा हूँ कि ब्लड ब्रेन बैरियर है वो किस चीज से बना होता है। तो पहली चीज मैंने पढ़ाई एंडोथेलियल सेल। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपके पास क्या होता है, टाइट जंक्शन होते हैं। थर्ड नंबर पे मैंने आप लोगों को पढ़ाया बेजल लेमिना होते हैं। और फोर्थ नंबर पे मैंने आपको पढ़ाया पेरिसाइट होते हैं। फिफ्थ नंबर पे मैंने आप लोगों को बताया फूड प्रोसेसेस ऑफ एस्ट्रोसाइट। ये पांच चीजें है ना, ये मिल के ये बैरियर बनाती होती हैं। देखो मैं अगेन बता रहा हूँ, आगे हम लोग अलग टॉपिक पढ़ेंगे ब्लड ब्रेन बैरियर का। मैं जस्ट यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि जो एस्ट्रोसाइट्स हैं वो आपके क्या फंक्शन करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर उनका क्या फंक्शन है। तो बेसिकली ये आपके ब्लड ब्रेन बैरियर के कंपोनेंट है। एस्ट्रोसाइट के जो फूड प्रोसेसेस होते हैं वो आपका बैरियर बनाते होते हैं, बस ये आपने याद रखने हैं। तो ये आपको इसके अंदर जो है ना वो पता होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड नंबर पे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो आपके एस्ट्रोसाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके पोटाशियम को बफर करते हैं। जस्ट 1 मिनट। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने ये पढ़ना है कि जो आपके एस्ट्रोसाइट्स हैं वो आपके पोटाशियम को कैसे जो है ना वो बफर करते हैं। ये आप लोगों ने ध्यान से सुनना है प्लीज। अच्छा, अब देखो मुझे आप लोग पहले सिंपल बात बताओ कि जो हमारा पोटाशियम होता है, जो चीज मैं आप लोगों से पूछूं जस्ट वो बतानी है। पोटाशियम आपके सेल के अंदर ज्यादा होता है या बाहर ज्यादा होता है? पोटाशियम इज मोर इनसाइड द सेल या आउटसाइड सेल? पोटाशियम कहाँ पे ज्यादा होता है? पोटाशियम आपके इनसाइड ज्यादा होता है। अच्छा जी, पोटाशियम आपका आउटसाइड कम होता है, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल। सेम इसी तरह हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ना ब्रेन के अंदर, हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, उन न्यूरॉन्स के अंदर भी आपके पास कुछ चैनल्स होते हैं। मतलब देखो ये मेरे पास एक न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे एक चैनल है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ट्रांसपोर्टर बनाए हुए हैं, चैनल्स बनाए हुए हैं। इन चैनल्स का काम होता है अंदर से पोटाशियम को बाहर भेजना। मुझे आप लोगों ने बताना है कि अगर अंदर से पोटाशियम बाहर आता है तो सेल अंदर से नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? अगर अंदर से पोटाशियम बाहर आता है तो सेल अंदर से क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। अच्छा, दूसरी चीज मुझे ये बताओ कि जब एक चीज नेगेटिव होती है तो वो स्टिमुलेट ज्यादा होती है या कम होती है? जल्दी से बताएं, शाबाश। वो कम स्टिमुलेट होती है, ठीक है, वो कम स्टिमुलेट होगी। अब ये जो आपने पोटाशियम बाहर भेजा है इसको अंदर कौन लेके जाएगा न्यूरॉन के? उसके लिए भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारे न्यूरॉन के अंदर क्या होते हैं, सोडियम पोटाशियम एटीपेज होते हैं। इन पंप्स का क्या काम होता है, आपका ये जो पोटाशियम बाहर आ रहा है ना, इसको इसने अंदर भेजना है, ठीक है। तो ये पोटाशियम को अंदर भेजेगा और अंदर से सोडियम को बाहर भेजेगा, ये आपने याद रखना है। और इस पंप को काम करने के लिए एटीपी चाहिए। अब आप लोगों ने याद क्या रखना है कि ये जो पंप होता है ना, ये अपनी एफर्ट पूरी करता है कि जितना भी पोटाशियम बाहर है ना मैं उसको अंदर भेज दूं। बट होता क्या है कि आपका फिर भी कुछ पोटाशियम बाहर बच जाता है। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस न्यूरॉन के बाहर पोटाशियम को ज्यादा कर दूं, ठीक है, और अंदर भी पोटाशियम ज्यादा है, मतलब अंदर भी ज्यादा है बाहर भी ज्यादा है, तो क्या इस न्यूरॉन के अंदर से पोटाशियम बाहर आ पाएगा? जल्दी से मुझे बताएं। नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई है कि जो आपके पास ग्रेडियंट डिफरेंस होते हैं ना, वहां पे ये इलेक्ट्रोलाइट मूव करते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एस्ट्रोसाइट को रखा हुआ है। ये एस्ट्रोसाइट क्या करते हैं कि इस पोटाशियम को यहाँ पे इकट्ठा नहीं होने देते, क्योंकि अगर ये इकट्ठा हो गया तो न्यूरॉन आपका बिल्कुल जो है ना वो एक तरह से नेगेटिविटी में नहीं जाएगा। क्योंकि अगर वो नेगेटिविटी में नहीं जाएगा ये तो स्टिमुलेट रहेगा फिर हर टाइम, ठीक है, क्योंकि अंदर ये पॉजिटिव है। तो डेट्स वाई ये जो एस्ट्रोसाइट है ये क्या करेंगे, इस पोटाशियम को यहाँ से पकड़ के अपने अंदर ले आएंगे। और जब पोटाशियम आपके एस्ट्रोसाइट के अंदर चला जाएगा तो यहाँ पे आपका पोटाशियम कम होगा। जब यहाँ पे पोटाशियम कम होगा तो अंदर से पोटाशियम आपका थोड़ा थोड़ा आता रहेगा। जब पोटाशियम अंदर से आता रहेगा तो अंदर नेगेटिव रहेगा, आपके न्यूरॉन ज्यादा स्टिमुलेट नहीं होंगे। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर ये एस्ट्रोसाइट खराब होते हैं, अगर ये एस्ट्रोसाइट खराब होते हैं तो आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो ज्यादा स्टिमुलेटरी होंगे या कम स्टिमुलेटरी होंगे? इस इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंस की वजह से अगर आपके ये ज्यादा स्टिमुलेट होंगे, ये आप लोगों ने बस याद रखने। तो आपकी बुक के अंदर उन्होंने लाइन लिखी होगी कि ये जो आपके पास एस्ट्रोसाइट्स होते हैं ना, ये आपकी बॉडी के अंदर बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर के साथ साथ पोटाशियम को भी रेगुलेट करते हैं। ये आप लोगों ने इसमें याद रखने। उसके बाद है कि जो आपके जो एस्ट्रोसाइट है ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर की भी अपटेक करते हैं। अब इसको भी
ध्यान से सुनना है। देखो, ये आपका एक न्यूरॉन है और ये आपका दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है। ये जो न्यूरॉन है ना, ये बेसिकली वो न्यूरॉन है जो ग्लूटामेट बनाते हैं, उसको बोलते हैं ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन। दोबारा रिपीट करता हूँ, दिस इज द फर्स्ट न्यूरॉन। ये न्यूरॉन क्या करते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे ये वेजिकल हैं जिनके अंदर क्या पड़ा हुआ है, ग्लूटामेट पड़ा हुआ है। तो इन वेजिकल्स के थ्रू आपका ग्लूटामेट बाहर आएगा। ये जो ग्लूटामेट है ना, ये आपके दूसरे न्यूरॉन को आके स्टिमुलेट करते हैं। दिस इज द नॉर्मल फंक्शन ऑफ ग्लूटामेट। अब लेट्स सपोज आपका ग्लूटामेट आया, उसने इस रिसेप्टर के थ्रू इस न्यूरॉन को एक्टिवेट किया। अब बाद में क्या होता है कि आपका ये जो ग्लूटामेट है ना, जब आपके देखो हमारे ब्रेन के अंदर जो भी स्टिमुलेशन है ना, वो एक लिमिट के लिए होती है। ऐसा नहीं है कि अगर एक चीज स्टिमुलेट है तो वो स्टिमुलेट ही रहेगी। तो जब ये ग्लूटामेट निकलेगा और इस न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेगा, तो आफ्टर स्टिमुलेशन, जब स्टिमुलेशन खत्म हो जाएगी, तो ये जो ग्लूटामेट है, ये आपका ग्लूटामेट आपका यहाँ से बेसिकली क्या करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामीन के अंदर, ठीक है। अब ये कौन करेगा, यहाँ पे पॉइंट आप लोगों ने प्लीज जो है ना वो याद रखना है कि बाज दफा क्या होता है कि आप जो ग्लूटामेट, मतलब अगर इस ग्लूटामेट ने अपना काम कर लिया है, तो हमने इसको यहाँ से बाहर निकालना है। क्योंकि अगर आप यहाँ से बाहर नहीं निकालोगे, ये तो न्यूरॉन को स्टिमुलेट ही करता रहेगा, और ये अच्छी बात नहीं है। तो ये जो ग्लूटामेट है, ये क्या करेगा, आपका टुवर्ड दी वापस जाएगा पहले न्यूरॉन की तरफ। पहले न्यूरॉन की तरफ कैसे जाएगा, कि ये जो ग्लूटामेट है, इसको पकड़ने के लिए हमारे पास यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं जो इनको रीअपटेक करेंगी। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जब आपका फर्स्ट न्यूरॉन ग्लूटामेट बनाएगा, तो ये ग्लूटामेट जब दूसरे न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर लेगा, स्टिमुलेट करने के बाद जब इसका काम पूरा हो गया, तो इस ग्लूटामेट को आपने वापस लेके जाना है। वापस कौन लेके जाएगा, फर्स्ट न्यूरॉन के ऊपर यहाँ पे रीअपटेक प्रोटीन्स होती हैं, चैनल्स होते हैं जो इसको अंदर लेके जाएंगी। लेकिन बाज दफा क्या होता है, देखिए, ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी के अंदर हर टाइम जो है ना वो चीज बैलेंस होती है। बाज दफा चीजें अप एंड डाउन हो जाती हैं। तो सम टाइम ये ग्लूटामेट आपके इन प्रोटीन्स के थ्रू अंदर नहीं जाता, प्रोटीन की कैपेसिटी पूरी हो गई है, तो अब ये ग्लूटामेट यहाँ पे रहेगा। अब अगर ये यहाँ पे रहेगा, ये तो न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने इस चीज को भी प्रिवेंट किया हुआ है कि ये जो ग्लूटामेट है, ये बेसिकली आपका कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामीन के अंदर। कौन कराएगा, आपके जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, ठीक है। आपके जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं वो क्या करेंगे, ग्लूटामेट को कन्वर्ट कर देंगे ग्लूटामीन के अंदर। ये आप लोगों ने याद रखना है। और ये जो आपका ग्लूटामीन होगा, ये फिर आपके एस्ट्रोसाइट के अंदर जाएगा, ठीक है। और एस्ट्रोसाइट के बाद फिर ये जो आपका ग्लूटामीन है, ये दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामेट के अंदर। तो मैं ये पॉइंट दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली जो आपके एस्ट्रोसाइट्स होते हैं ना, ये आपका न्यूरो ट्रांसमीटर की रीअपटेक का काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, मैंने आपको बताया कि बेसिकली जब आपका एक न्यूरो ट्रांसमीटर अपना काम कर लेते हैं, तो न्यूरो ट्रांसमीटर जब अपना काम कर लेगा, तो उसके बाद उसको क्या कर दिया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लूटामीन के अंदर। अब ये जो ग्लूटामेट है ना, ये जाएगा एस्ट्रोसाइट के पास। जो एस्ट्रोसाइट है उसके अंदर एंजाइम होगा, जो एंजाइम क्या करेगा, इस ग्लूटामेट को कन्वर्ट कर देगा ग्लूटामीन के अंदर। अब ये जो ग्लूटामीन है ना, ये वापस आपके पहले न्यूरॉन के पास चला जाएगा। जब ग्लूटामीन आपके पहले न्यूरॉन के पास जाएगा, तो ये दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामेट के अंदर। तो ये ना साइकिल इस तरह चलता रहता है। ये आप लोगों ने इस तरह याद रखने हैं। तो बेसिकली अब देखो, ये आपसे एनआरई के अंदर बहुत ही कम ये चीजें पूछते हैं। ये यूएसएमएलई के लेवल पे चीजें पूछी जाती हैं कि आपका न्यूरो ट्रांसमीटर रीअपटेक कैसे होते हैं। तो बस आप लोगों ने ये याद रखने। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आपके पास जो न्यूरॉन है, इसका काम है बफर करना, ठीक है। ये आपकी बॉडी के अंदर क्या करता है, बेसिकली जो ग्लाइकोजन होता है ना, ग्लाइकोजन फ्यूल को रिजर्व करता है फॉर बफरिंग। मतलब ये है कि जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज नहीं होगा ना, तो ये एस्ट्रोसाइट आपको ग्लूकोज देगा। अब वो कैसे देगा, वो हम पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, ये आपका न्यूरॉन है, ठीक है। दिस इज द न्यूरॉन, ठीक है। अब ये जो आपके पास न्यूरॉन है, ठीक है, इस न्यूरॉन के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है कि जब भी हमारे ब्रेन के अंदर ग्लूकोज जाते हैं, तो ग्लूकोज जाके आपका कन्वर्ट होगा पायरोवेट में। ये पायरोवेट आपका बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसके थ्रू बनाएगा एटीपी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जब हमारे ब्रेन के अंदर ग्लूकोज नहीं होता, उस दौरान फिर क्या होगा। तो उस दौरान ये नहीं होगा कि आपकी बॉडी में या आपके ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिलेगा। बेसिकली आपके जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, एस्ट्रोसाइट में जो ग्लूकोज जाते हैं ना, ये ग्लूकोज जब पायरोवेट में कन्वर्ट होता है, पायरोवेट से ये कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड के अंदर। अब ये जो लैक्टिक एसिड है ना, ये जो आपका लैक्टिक एसिड है, ये लैक्टिक एसिड आपका यहाँ से निकल के आएगा न्यूरॉन के पास। न्यूरॉन के पास जब लैक्टिक एसिड आएगा ना, तो ये लैक्टिक एसिड आपका अगेन कन्वर्ट हो जाएगा पायरोवेट के अंदर, ठीक है। और वो पायरोवेट फिर आपकी कन्वर्ट हो जाएगी
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू एटीपी में, तो आपके ब्रेन को एटीपी मिलती रहेगी। ये एक मैकेनिज्म है। दूसरा मैकेनिज्म क्या होता है कि जब आपके एस्ट्रोसाइट के अंदर ग्लूकोज जाते हैं, तो ये ग्लूकोज आपका कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन के अंदर। ये ग्लाइकोजन यहाँ पे स्टोर रहेगा, ठीक है। अब जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज कम होता है, तो एस्ट्रोसाइट क्या करते हैं, इस ग्लाइकोजन को तोड़ देते हैं वापस ग्लूकोज के अंदर, ताकि आपके ब्रेन को एटीपी भी मिले, ग्लूकोज भी मिले। तो ये आप लोगों के बुक के अंदर उन्होंने लाइन लिखी होगी कि जो आपके एस्ट्रोसाइट्स हैं वो ग्लाइकोजन फ्यूल रिजर्व के तौर पे काम करते हैं। मतलब ये है कि आपका ग्लाइकोजन एज अ फ्यूल के तौर पे आपके ब्रेन में पड़ा होगा। जब आपको जरूरत होगी तो आप इस ग्लाइकोजन को वापस तोड़ दोगे ग्लूकोज के अंदर। ये आपको बताना चाहिए। फिर इसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके ये जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं ना, इन एस्ट्रोसाइट्स के अंदर प्रोटीन्स होती है। मतलब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपको पूछा जाए कि लैब के अंदर अगर आप एस्ट्रोसाइट को चेक करना चाहते हो, कौन सी प्रोटीन आप चेक करेंगे, तो वो आपको होता है GFAP, ग्लाइल फिब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन। एस्ट्रोसाइट पॉजिटिव होती है। फिर उसके बाद अगर आपको एग्जाम में एमसीक्यू जाए कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा जो आपके ग्लाइल सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, दे आर दी एस्ट्रोसाइट। ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जब भी आपके ब्रेन के अंदर कोई इंजरी होती है, ठीक है, जब भी आपके ब्रेन के अंदर कोई इंजरी होती है ना, उस इंजरी को रिपेयर करने के लिए वहां पे क्या पड़े होते हैं, एस्ट्रोसाइट पड़े होते हैं। तो ये आपका रिपेयरिंग के तौर पे भी काम करते हैं। ये आप लोगों ने इसमें याद रखना है। तो ये बेसिकली आपके पास जो है ना वो एस्ट्रोसाइट्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे आपके सेटेलाइट सेल के बारे में। सबसे पहले मुझे आप लोगों ने बताना है कि ये जो सेटेलाइट सेल्स हैं, ये आपके सीएनएस का पार्ट है या पीएनएस का पार्ट है, जल्दी से मुझे बताएं। जल्दी से बताएं, शाबाश। ये आप लोगों को पीछे पढ़ाया भी हुआ है। दे आर द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो, ग्लाइल सेल सीएनएस के भी होते हैं, पीएनएस के भी होते हैं। तो ये आपके पीएनएस का पार्ट है। अब ये बेसिकली आप लोगों ने याद रखना है कि यह जो आपके सेटेलाइट सेल्स होते हैं ना, ये भी एस्ट्रोसाइट की तरह काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आप कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये एमसीक्यूज है, ठीक है। अगर एग्जाम में एमसीक्यूज आए कि सेटेलाइट सेल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कहाँ पे होते हैं, तो आपने क्या याद रखना है कि जो डोर्सल रूट है स्पाइनल कोड की, उसका जो गेंगलियोन होता है ना, उसके इर्द गिर्द होते हैं। फिर इसी तरह आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसके जो गेंगलियोन होते हैं उनके ये इर्द गिर्द होते हैं। गेंगलियोन मैंने क्या पढ़ाया था, लेट्स सपोज कि आपका कलेक्शन ऑफ, मतलब आपके पास क्या न्यूक्लियस है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियस को हम लोग बोलते होते हैं गेंगलियोन। और इस गेंगलियोन के इर्द गिर्द क्या पड़ा होगा, आपका सेटेलाइट सेल होगा। अगर ये गेंगलियोन आपका डोर्सल रूट का है तो उसको डोर्सल रूट गेंगलियोन बोलेंगे। अगर गैंग्लियन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का है तो उसको आप लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का गैंग्लियन बोलते हैं। बस याद ये रखना है कि ये बेसिकली आपके जो सेटेलाइट सेल्स हैं, ये आपके गैंग्लियन के जो है ना वो इर्द गिर्द पड़े होते हैं। बस इतना आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ओलिगोडेंड्रोसाइट। अब ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली चीजें आपके एग्जाम के अंदर। सबसे पहले ओलिगोडेंड्रोसाइट, और सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है श्वान सेल। हमने इनको कंपेयर करके पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट हर बच्चे को पता होना चाहिए, ओलिगोडेंड्रोसाइट आपके सीएनएस के सेल है, ठीक है। श्वान सेल आपके पीएनएस के सेल्स है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। अब ये जो ओलिगोडेंड्रोसाइट है, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो एक्सोन्स होते हैं ना उनको माइलिनेट करता है। देखो, ये मेरे पास एक्सोन है। इस एक्सोन के इर्द गिर्द सीएनएस के अंदर जो ये माइलिनेशन की शीट है ना, ये किससे बनी हुई है, ओलिगोडेंड्रोसाइट से बनी हुई है। और एक ओलिगोडेंड्रोसाइट आपके 30 से लेके 60 एक्सोन्स को माइलिनेट करते हैं। ये आपने याद रखना है। बट आप लोगों ने याद ये रखना है कि जब भी आपके ब्रेन के अंदर डैमेज होता है ना, तो ये ओलिगोडेंड्रोसाइट प्रोलिफरेट नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि आपके ब्रेन के अंदर जो एक्सोन्स हैं न्यूरॉन्स के, उनकी माइलिनेशन ओलिगोडेंड्रोसाइट करते हैं। आपकी जो क्रेनियल नर्व 2 है, ऑप्टिक नर्व, उसकी जो माइलिनेशन है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट करते हैं। एक ओलिगोडेंड्रोसाइट आपका 30 to 60 एक्सोन को माइलिनेट करते हैं। ये प्रोलिफरेट नहीं करते आफ्टर डैमेज। अब इसको कंपेयर करो श्वान सेल के साथ। जो श्वान सेल है ना, वो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व आती है ना, उनके एक्सोन्स को माइलिनेट करते हैं। और एक श्वान सेल एक एक्सोन को माइलिनेट करेगा। इसमें वो नहीं साब होता कि ये एक इसके 60 को करेगा। और ये वो सेल है जो प्रोलिफरेट कर सकते हैं आफ्टर डैमेज। ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद
अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो वाइट मैटर है, देखो मैं आगे इंशाल्लाह आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि ग्रे मैटर, वाइट मैटर, ये हम आगे पढ़ेंगे। जस्ट अभी याद रखो, अगर एमसीक्यूज आए कि आपके वाइट मैटर के अंदर ब्रेन में कौन सी टाइप का ग्लाइल सेल सबसे ज्यादा होता है, वो ओलिगोडेंड्रोसाइट, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो ओलिगोडेंड्रोसाइट है ना, ये बहुत सारी डिजीजेस के अंदर डैमेज हो जाते हैं। एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। सबसे पहले आप लोग एक टर्म पढ़ेंगे, डीमाइलिनेशन। डीमाइलिनेशन का मतलब क्या है कि अगर आप माइलिन शीट को हटा दो, खराब कर दो, डैमेज कर दो, उसको डीमाइलिनेशन बोलेंगे। तो जिस तरह ये एमएस का मतलब है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। फिर इसी तरह एक डिजीज है ल्यूकोडिस्ट्रोफी, ठीक है, दिस इज द डिजीज ऑफ वाइट मैटर। फिर इसी तरह एक डिजीज है प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोडिस्ट्रोफी। देखो यहाँ पे मैं अगेन आपको रिपीट कर दूं, ये डिजीजेस हम पैथो में पढ़ेंगे, लेकिन आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आए कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में कौन से सेल का डैमेज होता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट। ल्यूकोडिस्ट्रोफी में कौन से सेल का डैमेज होता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट। प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोइंसेफेलोपैथी के अंदर, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट कर लेना है, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल इंसेफेलोपैथी, ठीक है, इसके अंदर कौन से सेल का डैमेज होता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट। अगर एग्जाम में एमसीक्यूज आए कि वो कौन सी डिजीज है जो आपके श्वान सेल को डैमेज करती है, दैट इज गुलियां बारे सिंड्रोम। ये प्लीज आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो याद रखना है। ये गुलियां बारे सिंड्रोम एक ऐसी डिजीज है जिसमें आपके श्वान सेल जो है ना वो खराब हो जाते हैं, आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के एक्सोन्स की डीमाइलिनेशन हो जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने याद रखना है कि ये जो श्वान सेल होते हैं ना, ये S100 पॉजिटिव होते हैं, और ये एमसीक्यूज है। जिस तरह आपने ऊपर पढ़ा था ना जी फैप, सेम इसी तरह याद रखना है कि श्वान सेल S100 पॉजिटिव होते हैं। ये जो आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट होते हैं ना, ये बेसिकली आपको हिस्टोलॉजी के ऊपर फ्राइड एग की तरह मिलते हैं। फ्राइड एग कैसे होता है, मतलब साइडों पे आपके पास व्हाइट व्हाइट होता है, अंदर योक सैक होता है। तो ये जो ओलिगोडेंड्रोसाइट होते हैं ना, ये भी इसी तरह होते हैं कि पेरिफेरी के ऊपर आपको व्हाइट व्हाइट मतलब मिलेगा, और सेंटर में आप छोटा सा सेल मिलेगा। ये जो छोटा सा सेल होगा, इट इज लाइक योक, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना, इसीलिए इसको फ्राइड एग अपीयरेंस बोलते होते हैं। आप लोग गूगल पे जाए, वहां पे लिखेंगे फ्राइड एग अपीयरेंस, वो आ जाएगी डायग्राम। लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि फ्राइड एग अपीयरेंस कौन से सेल की होती है, तो वो ओलिगोडेंड्रोसाइट की होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आप लोगों ने इसमें जो है ना वो याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट, अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ माइलिन के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा है ना कि ऊपर, अब आप लोग मुझे पहले बताओ कि अगर पूछा जाए एग्जाम में सीएनएस के अंदर जो माइलिन शीट है वो किससे बनी हुई है, ओलिगोडेंड्रोसाइट या श्वान सेल, जल्दी से बताएं, शाबाश। सीएनएस के अंदर माइलिन शीट कौन बनाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो माइलिन क्या है, इट इज अ लिपिड एंड प्रोटीन लेयर, ये इंसुलेशन के तौर पे काम करती है। उसके बाद ये एक न्यूरॉन है, उसके इर्द गिर्द ये क्या, आपकी माइलिन शीट है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब उसके बाद मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है आप लोगों को समझाने के लिए कि व्हाट इज सोलिटेटरी कंडक्शन, व्हाट इज कंटिन्यूस कंडक्शन, और ये आपकी जो है ना वो बुक में लिखी होंगी ये टर्म्स, तो वहां पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। अभी जो कंसेप्ट बताऊंगा इसको याद रखने। देखो मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक एक्सोन है, ये एक न्यूरॉन है जो माइलिनेटेड है, दिस इज द माइलिनेटेड न्यूरॉन। अब ये जो न्यूरॉन है ना, ये क्या करता है, ये अपना जो एक्शन पोटेंशियल है, इसका जो सिग्नल है ना, ये उसको सेंड करता है, ठीक है। अगर एक माइलिनेटेड न्यूरॉन अपने क्या करे, एक्शन पोटेंशियल को सेंड करे, ठीक है, थ्रू कंडक्शन, उस कंडक्शन को बोलते होते हैं सैलिटेटरी कंडक्शन। सैलिटेटरी कंडक्शन क्या होती है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिखा है, द एक्शन पोटेंशियल थ्रू विच न्यूरॉन सेंड देयर सिग्नल डाउन। मतलब ये है कि सैलिटेटरी जो कंडक्शन है, इट इज अ टाइप ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ये एक एक्शन पोटेंशियल की टाइप है, और इसके थ्रू जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं ना, वो अपना सिग्नल भेजते होते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज कंटिन्यूस कंडक्शन, देखो अब ये भी एक एक्शन पोटेंशियल है, लेकिन याद क्या रखना है कि जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो इस एक्शन पोटेंशियल के थ्रू अपना सिग्नल भेजते हैं, उसको बोलते हैं कंटिन्यूस कंडक्शन। तो इन दोनों में डिफरेंस इतना है कि जो माइलिनेटेड होगा, अगर वो अपने एक्शन पोटेंशियल को सेंड कर रहा है तो वो सॉलिटेटरी कंडक्शन है, अगर अनमाइलिनेटेड है तो वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो याद रखना है। ये जितनी एफर्ट आप लोगों पे की जा रही है ना, इतनी इंशाल्लाह आप लोगों को ये चीजें कहीं से नहीं मिलेगी, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर जाओ, वहां पे जाके सुनो, आपको नहीं समझेगी कि ये चीजें क्या लिखी हुई हैं। तो कोशिश करें जो चीज आप लोगों को बताई जा रही है, ठीक है, इसको अच्छे से समझें, और इसको बुक पे नोट करना है आप लोगों ने बाद में। ये नोट्स मैं कोशिश करूंगा शेयर कर दूं
लेकिन अगर ये आईपैड से थोड़ा ट्रांसफर करने में टाइम लगेगा, बट इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कर दूंगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैंने अगेन ये थोड़ा सा आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि लेट्स सपोज ये मेरे पास एक एक्सोन है, ठीक है, और इस एक्सोन के ऊपर ये आपकी माइलिन की शीट है, फिर ये माइलिन की शीट है, और इसके दरमियान ये मैंने क्या बनाया हुआ है, अब आप लोगों ने मुझे बताना है ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये क्या चीज है, कौन सा एरिया है, ये कौन सा एरिया जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ जो आपकी माइलिन शीट्स के दरमियान है, एक्सोन के अंदर होता है। इसको बेसिकली क्या बोलते होते हैं, नोड्स ऑफ रेनवीर। ठीक है, आप लोगों को पीछे थोड़ी देर पहले पढ़ाया है, ये क्या है, नोड ऑफ रेनवीर है। अब आप लोगों ने याद क्या रखना है कि ये जो नोड ऑफ रेनवीर होते हैं दे आर रिच इन सोडियम एंड कैल्शियम, इनके अंदर सोडियम और कैल्शियम चैनल जो है ना वो ज्यादा होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि बेसिकली ये जो आपकी एक नोड ऑफ रेनवीर की इंफॉर्मेशन है ना, वो दूसरे नोड ऑफ रेनवीर के पास जाएगी, फिर इसी तरह जो दूसरे की इंफॉर्मेशन है वो आपके तीसरे के पास जाएगी। ठीक है, तो ये जो पाथवे होता है, मतलब जिसके थ्रू यहाँ का एक्शन पोटेंशियल आपके दूसरे के पास जा रहा है, दूसरे का एक्शन पोटेंशियल तीसरे के पास जा रहा है, ये सैलिटेटरी कंडक्शन की एग्जांपल है। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो मतलब ये है कि जब आप एक नोड ऑफ रेनवीर को स्टिमुलेट करोगे तो उसका जो एक्शन पोटेंशियल है वो एक नोड ऑफ रेनवीर से मूव करके दूसरे के पास जाएगा, दूसरे से ये जाएगा तीसरे के पास। ये आपको पता होना चाहिए। ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो याद रखना है। इसको बेसिकली हम लोग सैलिटेटरी कंडक्शन की एक एग्जांपल समझेंगे। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, माइलिन शीट का काम क्या है, और ये काम बच्चों को पता होना चाहिए। मैंने क्या बताया, माइलिन शीट का काम क्या होता है, बेसिकली कंडक्शन को ज्यादा करना। ठीक है, ये आपकी जो वेलोसिटी होती है उसको ज्यादा करती है, आपकी जो सिग्नल ट्रांसमिशन होती है उसको ज्यादा करेगी। अब पहले हम पढ़ते हैं कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि एक न्यूरॉन के ऊपर जो है ना वो माइलिन शीट अगर नहीं होती तो क्या होगा, अगर है तो उसका क्या बेनिफिट है। तो देखिए, ये आपके पास क्या है जी, एक न्यूरॉन है, ठीक है, मैं इसको ब्लैक के साथ ड्रा करूंगा, दिस इज दी वन एक्सोन। ठीक है, ये आपका एक एक्सोन है, ये माइलिन शीट एक है, ये माइलिन शीट दूसरी है, और ये आपका नोड ऑफ रेनवीर है। ठीक है, दिस इज दी सेकंड नोड ऑफ रेनवीर, ये आपने याद रखना है। अब देखो, ये आपका एक मतलब फर्स्ट नंबर पे है, यहाँ से आपका मैंने आपको पहले बताया दे रिच इन सोडियम, तो जब यहाँ से सोडियम गुजरेगा तो ये सोडियम आपका नीचे होके जल्दी से भाग के इस न्यूरॉन के पास चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये सोडियम जो होगा दूसरे का, ये आपका तीसरे के पास चला जाएगा। दिस इज द नॉर्मल जो है ना वो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस न्यूरॉन के ऊपर जो माइलिन शीट करता हूँ, माइलिन शीट का बेनिफिट क्या होता है कि आपकी जो एक्सोन की मेम्ब्रेन होती है ना, नॉर्मली अगर माइलिन शीट नहीं होगी ना तो ये मेम्ब्रेन नेगेटिव होगी। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पड़े, तो क्या ये सोडियम आगे जा सकता है इस नेगेटिव चार्ज को क्रॉस करके? जल्दी से मुझे बताएं। अगर आपकी एक्सोन की मेम्ब्रेन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो जब आपका सोडियम इसके पास से गुजरेगा तो ये बेसिकली नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो ये सोडियम आपका यहाँ पे जो है ना वो अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आगे जाएगा ही नहीं। आगे नहीं जाएगा तो भाई आपका एक्शन पोटेंशियल नहीं बनेगा। तो जब आप एक एक्सोन की माइलिनेशन करते हो ना, तो वो माइलिनेशन क्या करती है, आपकी इस नेगेटिव चार्ज को खत्म करती है। तो जब आपका नेगेटिव चार्ज खत्म होता है ना, तो आपके सिग्नल की जो ट्रांसमिशन है वो जल्दी हो जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन कैपेसिटेंस। ये आप लोगों ने इसमें याद रखना है कि मेम्ब्रेन कैपेसिटेंस क्या होता है। बेसिकली जो आपका एक्सोन, देखो पहले नॉर्मल समझो, नॉर्मल क्या है कि ये आपका एक्सोन है, ठीक है, इस एक्सोन की ये जो मेम्ब्रेन है ना ये नेगेटिव है। ठीक है, और आपके यहाँ पे जो नोड ऑफ रेनवीर होते हैं उनका काम क्या है, सोडियम को यहाँ से निकाल के इसके पास भेजना। अगर दरमियान में नेगेटिव चार्ज है तो सोडियम नहीं जाएगा, वो अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन इस चीज को कैसे हमने प्रिवेंट किया है, हमने उसके ऊपर माइलिनेशन कर दी है। जब आप माइलिनेशन करोगे तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो आपका ये जो सोडियम है ये भाग के जाएगा दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास। ठीक है, इसको मेम्ब्रेन कैपेसिटेंस बोलते होते हैं। ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने ये याद रखना है, अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि आपकी जो माइलिनेशन होती है इसके जो फाइबर्स होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, तो जो माइलिनेशन के फाइबर्स होते हैं ना वो अल्फा, बीटा और सी होते हैं। अल्फा सबसे ज्यादा फास्ट होता है, बीटा उससे थोड़ा इंटरमीडिएट होता है, और सी सबसे स्लो होता है। मतलब देखो, अगर आप एक एक्सोन के ऊपर जो माइलिन शीट है वो सी फाइबर की करोगे ना, तो उसकी जो कह लो कि कैपेसिटी है ना वो कम होगी, लेकिन अगर आप अल्फा की करोगे तो वो तेज होगी। ये आप लोगों ने बस इतना याद रखना है, ये आपको बताना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद हमारा एक लास्ट जो है वो
आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो बेसिकली सेल आता है, जिसको एपेंडाइमल सेल कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जो एपेंडाइमल सेल है, हर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि जो एपेंडाइमल सेल है ना, बेसिकली ये सिलिएटेड होते हैं। दीज आर दी सिलिएटेड सिंपल कोलुमनर ग्लाइल सेल, ये आपने याद रखना है। ये सिलिएटेड होते हैं, ये कोलुमनर होते हैं, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन है कि ये कहाँ पे होते हैं, तो आप लोगों ने क्या याद रखना है कि ये बेसिकली आपके ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल है, आपके स्पाइनल कोड के अंदर जो सेंट्रल कैनाल होती है, वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद देखो, ये आपके पास क्या ब्लड वेसल है, ठीक है। दिस इज द ब्लड वेसल, ठीक है। उसके बाद ये आपका ब्रेन का वेंट्रिकल है, ये आपका क्या ब्रेन का वेंट्रिकल है। और ब्रेन के वेंट्रिकल के अंदर क्या पड़ा होता है, सीएसएफ पड़ा होता है। तो ब्लड और ये आपका जो सीएसएफ है, इसके दरमियान ये क्या है, एक बैरियर है। इसको बोलते हैं ब्लड सीएसएफ बैरियर। तो ब्लड सीएसएफ बैरियर क्या होता है कि ब्लड और सीएसएफ के दरमियान जो बैरियर है, उसको बेसिकली ब्लड सीएसएफ बैरियर बोलेंगे। अब आपने याद क्या रखना है कि ये जो आपका ब्लड सीएसएफ बैरियर होते हैं ना, ये भी बेसिकली आपके एपेंडाइमल सेल बनाते होते हैं। ये एमसीक्यूज आप लोगों ने याद रखने हैं कि जो एपेंडाइमल सेल्स हैं, वो क्या करेंगे, आपका ब्लड सीएसएफ बैरियर भी बनाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब आप लोगों ने एक और पॉइंट याद रखने, देखो ये आपका एक एपेंडाइमल सेल है, ठीक है। दिस इज द वन एपेंडाइमल सेल। अब इस एपेंडाइमल सेल की ये वाली साइड जो आपके, एक तो ब्लड की तरफ है ना, एक ब्लड की तरफ है, और दूसरी आपके ल्यूमन की तरफ है। एपेंडाइमल सेल की वो साइड जो आपके ल्यूमन की तरफ होती है ना, उसको बेसिकली हम लोग एपिकल बोलते होती है। तो एपिकल सरफेस क्या होती है, ये वो साइड होती है जो टू वर्ड दी ल्यूमन हो, जो टू वर्ड दी सेंटर हो। ये आपने याद रखना है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो एपिकल सरफेस होती है ना, इसके ऊपर आपके सिलिया पड़े होते हैं, आपके माइक्रोविलाई पड़े होते हैं। सिलिया आपके सीएसएफ को सर्कुलेट करने में हेल्प करते हैं। जो माइक्रोविलाई होते हैं, वो सीएसएफ को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये एमसीक्यूज आप लोगों ने इसके अंदर याद रखने। फिर उसके बाद अगर एग्जाम में एमसीक्यूज पूछा जाए कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सीएसएफ कहाँ से बनते हैं, तो वो आता है क्राइड प्लेक्सिस, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब क्राइड प्लेक्सिस के अंदर क्या चीज होती है जो सीएसएफ बनाती है, बेसिकली ये एपेंडाइमल सेल होते हैं। तो जो एपेंडाइमल सेल है ना, वो आपका क्राइड प्लेक्सिस बनाते होते हैं। अब देखो, अगेन हमने आगे पढ़ना है सीएसएफ क्या होता है, कैसे बनते हैं, वहां पे ये पढ़ेंगे क्राइड प्लेक्सिस को। लेकिन जस्ट यहाँ पे याद रखो कि क्राइड प्लेक्सिस मेड अप ऑफ एपेंडाइमल सेल, एंड दीज सेल्स विल प्रोड्यूस द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना, वो याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद ये लास्ट आपका जो सेल है, डेट इज माइक्रोग्लाया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि माइक्रोग्लाया सेल क्या होते हैं। जस्ट 1 मिनट यार। अच्छा, सब लोगों को वॉइस ठीक आ रही है ना मेरी? जस्ट आप लोग आंसर कर दें। सब बच्चों की तरफ वॉइस ठीक आ रही है? किसी की तरफ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यार, जिन लोगों को जो चीजें नहीं समझ आई, मैं समझाऊंगा। बट मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब लेक्चर चल रहा हो ना, उस दौरान आप लोगों को जो चीज ना समझे वो लिख लिया करें, वो कमेंट में बाद में बताया करें, ताकि जो दूसरे बच्चे ना, वो भी फिर दरमियान में डिस्टर्ब होते हैं। तो हर चीज हर बच्चे को बताई जाएगी। ये लेक्चर कोड होके आपको मिल जाना है, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग अपलोड हो जानी, इसको 1000 दफा सुनो, 2 दफा सुनो। जारी बात है, अगर एक चीज पहली बार पढ़ रहे हो, उसको बार बार सुनोगे तो वो समझ आएगी, ठीक है। तो जो चीज आपको दरमियान में नहीं समझ आ रही, वो दोबारा लेक्चर सुन लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा आता है माइक्रोग्लाय। माइक्रोग्लाय क्या है, हर बच्चे को ये पता होना चाहिए। बेसिकली देखो, आपकी जो बोन होती है, बोन के अंदर आपके व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, जिस तरह ये मोनोसाइट है, मोनोसाइट के एक व्हाइट ब्लड सेल की टाइप है। ये अगर आपका मोनोसाइट आपके ब्लड से मूव करके आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चला जाता है ना, उसको हम लोग माइक्रोग्लाइल सेल बोलते होते हैं। बस ये आपने इसमें याद रखना है। तो आपने याद क्या रखना है कि आपका जो मोनोसाइट है, जब ये आपके ब्रेन में जाता है, तो इट विल बिकम माइक्रोग्लाइल सेल। और ये जो माइक्रोग्लाइल सेल है ना, ये आपके ब्रेन के अंदर क्या करते हैं, एक तरह से फेगोसाइटोसिस के अंदर हेल्प करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा जो मैक्रोफेजेस होते हैं। तो ब्रेन के अंदर अगर एग्जाम में एमसीक्यूज है ना, कि ब्रेन के अंदर कौन से सेल्स है जो एज अ मैक्रोफेज के तौर पे काम करेंगे, तो वो आपके माइक्रोग्लियल सेल है। ये आपने याद रखना है। तो ये आपके ब्रेन के अंदर एज अ इम्यून सेल के तौर पे काम करते हैं, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। ये आपने याद रखना है। अगर पूछा जाए बैक्टीरिया को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, तो देखो, ये आपके लेट्स सपोज ये आपका माइक्रोग्लियल सेल है, ठीक है। ये माइक्रोग्लियल सेल क्या करते हैं, बेसिकली आपका नाइट्रिक ऑक्साइड फ्री रेडिकल रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाते हैं। तो ये जो आपके नाइट्रिक ऑक्साइड फ्री रेडिकल
या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है, ये क्या करेंगे? ये बेसिकली आपके बैक्टीरिया को जाके डैमेज करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि जब हमारे ब्रेन में बैक्टीरिया जाता है तो इसको बताएगा कौन कि यार बैक्टीरिया आ गया? तो देखो, जब आपके ब्रेन में बैक्टीरिया जाएगा तो वहां पे आपके पास क्या बनेंगे? साइटोकाइन बनेंगे। आपके वहां पे जो इम्यूनिटी वाले सेल होंगे वो साइटोकाइन बनाएंगे, जिस तरह न्यूट्रोफिल है लेट्स सपोज। तो वो साइटोकाइन जो बनेंगे ना, वो साइटोकाइन आपके मैक्रोफेज, आपके माइक्रोग्लिया सेल को एक्टिवेट करेंगे। जब ये एक्टिवेट होगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड, रेडिकल, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनेगी। जब ये बनेगी तो ये जाके आपके बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेंगी। लेकिन याद ये रखना है कि साथ ही साथ ये जो चीजें होती है ना, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये आपकी माइलिन को भी डैमेज कर देती है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो याद रखना है। फिर इसी तरह एक और एमसीक्यूज आता है कि क्या आप माइक्रोग्लाइल को निसल स्टेन के ऊपर कर सकते हो? आप लोगों ने याद रखना है, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होते। ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बाज दफा क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एचआईवी होता है। एचआईवी की वजह से आपको डिमेंशिया होता है, ठीक है, आपको चीजें भूलने लग जाती। एग्जाम में एमसीक्यूज आता है जो एचआईवी है वो कौन से ब्रेन के सेल्स को डैमेज करता है? सो दीज आर दी माइक्रोग्लियल सेल्स। तो जो माइक्रोग्लियल सेल्स हैं, दे आर इन्फेक्टेड इन एचआईवी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो देखो, ये आपका माइक्रोग्लियल सेल है, ये आपका दूसरा माइक्रोग्लियल सेल है। एचआईवी आया, उसने क्या किया? इस सेल को भी इन्फेक्ट किया, इसको भी इन्फेक्ट किया। जब ये इन्फेक्टेड होंगे ना तो ये क्या करते हैं? आपस में मिल जाते हैं, आपस में मिलकर एक बड़ा सेल बनाएंगे। उसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल। मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल क्या है? ये वो सेल है बेसिकली जो आपका मल्टीपल मिक्रोग्लाया से मिलके बनते हैं। तो अगर आपके माइक्रोग्लायल सेल जो इन्फेक्टेड हो वो आपस में मिल जाए तो मिलके एक बड़ा सेल बनाएंगे, जिसको मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल बोलते होते हैं। ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो याद रखना है। तो ये बेसिकली आप लोगों का जो है ना वो जो आपकी फर्स्ट एड है उसके ऊपर जो आपका टॉपिक था सेल्स के बारे में। ठीक है, ये आपकी एक साइड बनती है। तो ये आप लोगों ने अच्छे से जो है ना वो देख लेना। अब इसको मैं एक दफा फर्स्ट एड से भी रीड करवाऊंगा, ताकि बाद में जब आप लोग पढ़ें तो एटलीस्ट आप लोगों को जो है ना ये चीज़ फौरन समझ आ जाए कि ये कहाँ पे लिखी हुई है और इसका मेन फंक्शन क्या है। ठीक है जी। तो सब लोगों को फर्स्ट एड की पिक्चर नजर आ रही है? जल्दी से बताएं, शाबाश। सब लोगों को पिक्चर नजर आ रही है? अब यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज करूंगा, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। तो कोशिश करनी है कि इसको ध्यान से सुने। अच्छा जी, उसके बाद है, सबसे पहले लिखा है नर्वस सिस्टम के सेल्स। तो जो नर्वस टिश्यू होता है आपके ब्रेन के अंदर वो दो चीजों से बना हुआ है, न्यूरॉन से और ग्लाइल सेल से। ग्लाइल सेल का दूसरा नाम है नॉन न्यूरोनल सेल। अच्छा जी, उसके बाद है न्यूरॉन। क्या होते हैं? ये आपके परमानेंट सेल है। परमानेंट का मतलब होता है अगर एक दफा खराब हो गए तो ये ठीक नहीं होंगे। इनका काम होता है सिग्नल को ट्रांसमिट करना, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपके नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स होते हैं वो आपके डेंड्राइट से बने होते हैं, ये इनपुट लेते होते हैं सेल बॉडी। फिर उसके बाद एक्सोन है, ठीक है, एक्सोन का काम होता है आउटपुट को सेंड करना। फिर उसके बाद डेंड्राइट और सेल बॉडी को आप निसल स्टेन पे कर सकते हो। इनमें RER होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आपके एग्जॉन में नहीं होता। फिर इसका मार्कर क्या? आप देखो, ये भी पॉइंट मिस हो गया, बट ये आपने याद रखना है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, जिस तरह आपने पढ़ा एस्ट्रोसाइट के अंदर G Fab है, श्वान सेल के अंदर S100 है, तो आपके न्यूरॉन के अंदर न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन और सिनेप्टोफेजिन होती है। ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो ग्लाइल सेल है वो न्यूरो एक्टोडर्म से बनते हैं, माइक्रोग्लाया आपका मेसोडर्म से बनता है। PNS के जो ग्लाइल सेल है वो न्यूरल क्रिस्टल से बनेंगे, ठीक है। माइलिन क्या है? ये बेसिकली रैपिंग है जो इलेक्ट्रिकल एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के तौर पे काम करती है, और ये आपके एक्सोन के इर्द गिर्द होती है। कंडक्शन वेलोसिटी को ज्यादा करती है, ठीक है। सिग्नल की ट्रांसमिशन के अंदर हेल्प करेगी, किसकी मदद से? सॉलिटेटरी कंडक्शन के, मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है कि जो आपका नोड ऑफ रेनवीर होगा, नोड ऑफ रेनवीर से जो एक्शन पोटेंशियल है वो दूसरे नोड ऑफ रेनवीर के पास जाएगा थ्रू सॉलिटेटरी कंडक्शन। ये आप लोगों ने याद रखना है। मतलब देखो, ये आपका नोड ऑफ रेनवीर है, ये नोड ऑफ रेनवीर है, ये नोड ऑफ रेनवीर है। यहाँ से जो एक्शन पोटेंशियल है वो जाएगा इसके पास, यहाँ से जो एक्शन पोटेंशियल है वो जाएगा इसके पास। इस कंडक्शन को बोलते हैं सॉलिटेटरी कंडक्शन। ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद है एस्ट्रोसाइट, जो आपके CNS के ग्लाइल सेल के अंदर आते हैं, सपोर्ट करते हैं, रिपेयर करते हैं, एक्सेस न्यूरोट्रांसमीटर को रिमूव करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं, ग्लाइकोजन फ्यूल रिजर्व बफर के तौर पे काम करते हैं। G Fab पॉजिटिव है। ये लार्ज होते हैं, मोस्ट अबंडेंट है। उसके बाद जब आपके न्यूरॉन की इंजरी होती है तो ये रिएक्टिव ग्लाइयोसिस। रिएक्टिव ग्लाइयोसिस का मतलब होता है कि जब आपके न्यूरॉन की इंजरी हो, उस न्यूरॉन की इंजरी के अगेंस्ट आपके जो एस्ट्रोसाइट का रिस्पॉन्स होगा उसको रिएक्टिव ग्लाइयोसिस बोलेंगे। फिर उसके बाद ओलिगोडेंड्रोसाइट ये माइलिनेशन करते हैं CNS के अंदर, क्रेनियल नर्व 2 की भी करेंगे। ये फ्राइड एग अपीयरेंस होता है इनका।
ये एक जो एलिगोडेंड्रोसाइट ये 30 एक्सोन को माइलिनेट करेगा। ये वाइट मैटर के अंदर सबसे ज्यादा अबेंडेंट होते हैं। एमएस हो गया, लिकोडिस्ट्रोफी हो गया, पीएफएल सी, ठीक है, मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी, इसके अंदर इन ओलिगोडेंड्रोसाइट का डैमेज होता है। ये एमसीक्यूज आप लोगों ने याद रखने। फिर एपेंडाइमल सेल ये आपके सिलेटेड होते हैं, कोलमनर होते हैं, वेंट्रिकल और स्पाइनल कैनाल के अंदर होंगे, या सेंट्रल कैनाल के अंदर। इनकी एपिकल सरफेस के ऊपर सीलिया होते हैं जो मूव करते हैं सीएसएफ को। माइक्रोविलाई होते हैं जो सीएसएफ को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कोराइड प्लेक्सिस के अंदर आपके ये एपेंडाइमल सेल्स होते हैं जो सीएसएफ बनाते हैं, ये आप लोगों ने याद रखने। तो उसने लिखा है स्पेशलाइज्ड एपेंडाइमल सेल प्रोड्यूस, मतलब ये है कि कोराइड प्लेक्सिस के अंदर जो एपेंडाइमल सेल होते हैं ना उनको स्पेशलाइज्ड बोलेंगे, बिकॉज दे विल प्रोड्यूस सीएसएफ। फिर हम माइक्रोग्लियल सेल, या आपके ब्रेन के अंदर जब भी एक तरह से टिश्यू डैमेज होता है तो ये एक्टिव होते हैं। एक्टिव होकर क्या करेंगे, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर बनाएंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड, ग्लूटामेट, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ठीक है, ये आपने याद रखना है। डिसल स्टेन के ऊपर आप इसको स्टेन नहीं कर सकते। ये आपके सीएनएस के अंदर फेगोसिटिक सेल के तौर पे काम करते हैं। एचआईवी के अंदर इन माइक्रोग्लियल सेल का डैमेज होता है, डैमेज होकर ये आपस में फ्यूज होंगे तो मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल बनेंगे। ये आप लोगों ने याद रखना। और ये एचआईवी एसोसिएटेड डिमेंशिया के अंदर जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं। फिर है पीएनएस सेटेलाइट सेल, आपके सेल बॉडीज जो आपके गैंग्लियन के अंदर सेल बॉडीज होती है उनको ये सराउंड करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये एस्ट्रोसाइट की तरह काम करते हैं। देखो, अगर एग्जाम में एमसीक्यू जाए कि पीएनएस का वो कौन सा सेल है जो ब्रेन के अंदर एस्ट्रोसाइट की तरह काम करता है, डेट इज सेटेलाइट सेल, ठीक है। फिर उसके बाद श्वान सेल आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को माइलिनेट करते हैं, क्रेनियल नर्व 2 से लेके 12 तक। ये स्टैंडर्ड पॉजिटिव होते हैं। एक जो श्वान सेल है वो एक एक्सोन को माइलिनेट करेगा। ये गुलिया बारे सिंड्रोम के अंदर डैमेज होते हैं। उसके बाद ये एक्सोन की, सॉरी, न्यूरॉन की डायग्राम है, ये आप लोगों ने देख लेनी है। तो बताएं जी, इस पूरे पे ये फर्स्ट पेज के अंदर कोई भी चीज जो आपको लेक्चर के बाद ना समझ आई हो। बाकी भाई लेक्चर अभी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। सारे बच्चे जिनको जो टर्म्स नहीं समझ आई वो दोबारा भी लेक्चर को देख सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज आप लोगों को सारी क्लियर होगी। सब लोगों को चीजें समझ आ गई है। आवाज तो आ रही है ना मेरे सब लोगों को? अच्छा यार, मेरी आवाज आप लोगों को ठीक आ रही है? मेरी आवाज सब लोगों को ठीक आ रही है? हाँ, ठीक।